फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ऑल एग्जाम PYQ। सो कैसे हैं दोस्तों आप सब। मुझे पता है आज आपकी क्लास बहुत दिनों के बाद स्टार्ट की गई है। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि थोड़ा स्केड्यूल बिजी चल रहा था। अभी पेट का भी एग्ज़ाम है और दिल्ली पुलिस का भी है, इसलिए मैं थोड़ा इसलिए भी मैंने बंद कर दिया क्योंकि मुझे बहुत बुरा लगा था कि अब मैंने तो आपसे जो प्रॉमिस किया कि मैं हर दिन क्लास लेके आऊँगी, मैं लेके आती थी, लेकिन आप अपना प्रॉमिस पूरा नहीं कर पा रहे थे। आप सब वही टॉपिक के जिस दिन टॉपिक के फर्स्ट डे स्टार्ट करो जो टॉपिक, तो बच्चे अच्छे खासे रहेंगे, फिर अगले दिन कम और तीसरे दिन नाम भर के। इसलिए भी मैं थोड़ा उदास हो गई थी, बट फिर मैंने सोचा कि नहीं, चलो ये चीज़ें बाद में रखते हैं और जितने आ रहे हैं कम से कम उन्हें कोई नुकसान ना हो, वो कम से कम पूरा क्लास देखें। तो हमें सिलेक्शन चाहिए। अब हाँ, बात ये है कि कितने बच्चों का होता है। हाँ, लेकिन ये कंफर्म है कि जो बच्चे एंड तक बने रहेंगे उन्हीं का होगा। आप देख लीजिएगा दोस्तों, आप सोच रहे हो कि 10 ये सिर्फ इंग्लिश पासिंग मार्क है तो कर लेंगे, तो ठीक है दोस्तों, जब एग्ज़ाम आएगा, जब पेपर होगा, तो आप देखिएगा कि कैसे क्वेश्चन रहते हैं। फिर खुद भी उस समय फिर समझ आएगा कि क्लासेस पूरी कर लेनी चाहिए। तो ऐसा पछतावा करने से अच्छा है कि आप पहले से ही प्रिपेयर रहो। क्यों पता नहीं आप लोग करते हो। एक तो ऐसे भी वैकेंसीज नहीं आती हैं, पता नहीं कितने साल के बाद आती है, आप लोग अपॉर्चुनिटी को गवा देते हो। तो चलिए कोई नहीं दोस्तों, ये सब बात बाद में रखते हैं। फिलहाल हम क्या पढ़ रहे थे गाइस, हम पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टार्ट किया था हमने, और हमने नाउन कंप्लीट कर लिया था। अब हम प्रोनाउन कर रहे हैं दोस्तों। तो चलिए आइए हम प्रोनाउन शुरू करते हैं। ओके, नाउ प्रोनाउन क्या है, सर्वनाम क्या है दोस्तों। हमेशा आप सबने पढ़ा होगा कि नाउन की जगह पे यूज होती है, लेकिन ये नाउन की जगह पे नहीं यूज होती दोस्तों। ये नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए आई है। किस लिए आई है? नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए। जैसे मैं बोलूँ राम इज अ गुड बॉय, राम लिव इन दिल्ली, राम हैव वन ब्रदर एंड वन सिस्टर। तो बार बार राम 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 मैं रिपीट कर रही हूँ। राम क्या है यहाँ पे? राम एक नाउन है। अब यही मैं बोलूँ राम इज अ गुड बॉय, Ram, he lives in Delhi. He have one brother and one sister. तो अब देखा आपने, मैंने राम की जगह ही का यूज किया। तो कहीं ना कहीं ये जो मैं राम 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 बार बार यूज कर रही थी, इस रिपीटेशन को रोक दिया गया है, उसकी जगह पे ही आ गया। तो यही ही क्या है दोस्तों? यही ही है आपका सर्वनाम। तो सर्वनाम क्यों आया? जो बार बार इसकी रिपीटेशन हो रही थी नाउन की, उसको रोकने के लिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ क्या कह रहा है। कह रहा है उस शब्द को नाउन प्रोनाउन कहते हैं जो किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, प्रोनाउन की अपेक्षा व्यापक अर्थों में प्रयुक्त होता है। प्रोनाउन की अपेक्षा व्यापक अर्थों में प्रयोग होता है। जैसे कि बॉय कहने से सिर्फ लड़का का बोध होता है, आदमी या बैल का नहीं, है ना। जब हम बॉय बोलेंगे तो सिर्फ और सिर्फ लड़के का बोध होगा, ना कि आदमी या बैल का। अच्छा, परंतु ही कहने पर सभी पुल्लिंग, ही जब हम बोलेंगे तो सारे पुल्लिंग, इसमें आदमी भी आ जाएंगे, मैन भी आ जाएंगे, लड़के भी आ जाएंगे, है ना। सारे के सारे पुल्लिंग यानी कि सारे सारे मैस्कुलिन्स आ जाएंगे। ठीक है। अंग्रेजी में प्रोनाउन का प्रयोग हिंदी की अपेक्षा कुछ कुछ कठिन है। मतलब हिंदी में बहुत आसान है, आप वह लगा दो, या फिर ऐसे हिंदी में थोड़ा मतलब इजी है, सिंपल है, लेकिन इंग्लिश में थोड़ा सा कठिन है। नंबर एवं केस से संबंधित अनेक नियम व उपनियम है। नंबर और केस से मतलब केस हैं बहुत सारे नंबर के अकॉर्डिंग है, बहुत सारे नियम और उपनियम भी हैं। तो चलिए हम देखेंगे कि क्या है। आइए देखते हैं क्यों कठिन है, और कठिन है तो हम कैसे इजी बनाएंगे, ये भी हमें देखना है। ओके, सो काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, सर्वनाम के प्रकार क्या है। सर्वनाम के प्रकार देख सकते हैं 10 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों? 10 भागों में, है ना। डेमोन्स्ट्रेटिव, इंडेफिनिट, डिस्ट्रीब्यूटिव, इंट्रोगेटिव, रिलेटिव, एक्सक्लामेटिव, इम्पर्सनल, रेसिप्रोकल, पर्सनल, रेफ्लेक्सिव और इम्पैथिक। ठीक है, तो ये 10 भागों में हमने डिवाइड किया है प्रोनाउन को। चलिए आइए हम एक एक देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारा पहला क्या है? पहला है हमारा पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन को हम हिंदी में क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक सर्वनाम। क्या बोलेंगे हम? व्यक्तिवाचक सर्वनाम। क्या कह रहा है ये? ऐसे प्रोनाउन जो किसी कर्ता या कर्म को दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं? कर्ता यानी कि जो कार्य करता है, और कर्म को कि क्या काम कर रहा है, उन चीजों को ये दर्शाते हैं। या किसी कर्ता या कर्म के स्थान पर प्रयोग होते हैं, या फिर सीधे किसी कर्ता के यानी कि किसी सब्जेक्ट के स्थान पर भी प्रयोग होते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं दोस्तों? उन्हें हम कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। किसके जगह यूज होते हैं या किसको दर्शाते हैं? कर्ता और कर्म को। ठीक है, चलिए अब इसके कौन कौन से रूप होते हैं? इसके भी 3 रूप होते हैं। एक होता है आपका सब्जेक्टिव, एक होता है ऑब्जेक्टिव, और एक होता है आपका पजेसिव। ठीक है, ध्यान देंगे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपको हर जगह काम आएगा, सिर्फ इसी एग्जाम में नहीं।
तो देखिए अब पर्सनल प्रोनाउन का हम टेबल देख लेते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन क्या है। देखिए सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पजेसिव। अब सब्जेक्टिव क्या है, कर्ता के रूप में है। थोड़ा ये क्या है, जैसे ये यहां से हम देखते हैं, छोड़िए इसको, यहां से ध्यान देते हैं हम। ही क्या है, वह। हिम क्या है, उसने या उसको। सी क्या है, वह। फिर हर क्या है, उसे। और हिज क्या है, उसका। हर क्या है, उसका। और इट्स क्या है, इसका। माई, मेरा। ठीक है, चलिए ही इज रीडिंग अ बुक। अब देखिए हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं। ही इज रीडिंग अ बुक, वह पुस्तक पढ़ता है। तो किसके रूप में हम यहाँ प्रयोग कर रहे हैं, यहाँ पे हम कर्ता के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। आई वॉन्ट हिज बैग, मुझे उसका बैग चाहिए। तो अब हम किस तरह से यूज कर रहे हैं, अब हम अधिकार दिखाने हेतु कर रहे हैं। दे टॉक्ड टू हिम, वो उनसे बात कर रहे हैं। तो इसमें हम कैसे दिखा रहे हैं, कर्म के रूप में दिखा रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब दूसरा है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है दोस्तों निजतावाचक सर्वनाम। क्या है, निजतावाचक सर्वनाम। ऐसे प्रोनाउन जो सब्जेक्ट के द्वारा हुए कार्य का प्रभाव सब्जेक्ट पर ही दिखाते हैं। क्या कह रहे हैं, सब्जेक्ट के द्वारा जो कार्य हुआ है वो सब्जेक्ट पर ही दिखाते हैं। किस पे दिखाते हैं, सब्जेक्ट पर ही दिखाते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, जैसे कि हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ, योरसेल्फ, माईसेल्फ, या फिर अवर सेल्फ और देमसेल्फ। ठीक है, ही ruined, जैसे एग्जांपल समझते हैं, ही ruined himself, उसने स्वयं को ही बर्बाद कर दिया। तो इसमें क्या हो रहा है, जो भी सब्जेक्ट के द्वारा, सब्जेक्ट कौन है हमारे यहाँ पे, ही है। ठीक, तो इसके द्वारा उसने बर्बाद कर दिया। तो किसको बर्बाद कर दिया, खुद को ही। तो यानी कि हिमसेल्फ। तो ये क्या है, आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ऐसे ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या करते हैं कि जो सब्जेक्ट के द्वारा कार्य होता है वो सब्जेक्ट पे ही दिखाते हैं। ठीक है, तो उसने बर्बाद किया तो किसको, ही ने किसको बर्बाद किया, तो खुद को ही बर्बाद कर लिया, तो हिमसेल्फ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। अब देखिए तीसरा है एम्पैथिक प्रोनाउन या फिर दृढ़तावाचक। पता नहीं ये स्केच कैसे ऑन हो जाता है। ओके ओके, दृढ़तावाचक सर्वनाम। अब ये क्या है, जब प्रोनाउन का प्रयोग किसी वाक्य में नाउन या प्रोनाउन के द्वारा जोर देने के लिए किया जाता है। नाउन या प्रोनाउन के द्वारा के लिए किया जाता है दोस्तों, जोर देने के लिए किया जाता है। अर्थात जो यह दर्शाए कि इस शब्द से दृढ़ता प्रकट हो रही है, या तो जोर देने के लिए किया जाएगा, या ये दिखाए कि इस शब्द से क्या प्रकट हो रही है, दृढ़ता प्रकट हो रही है। जैसे कि फिर से है हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ, योरसेल्फ, अवरसेल्फ और देमसेल्फ। देखिए जैसे कि यहाँ कर्ता द्वारा किए गए कार्यों का प्रभाव कर्ता पर नहीं पड़ता। क्या बोल रहा है, जब हमने रिफ्लेक्सिव में क्या पढ़ा कि जो सब्जेक्ट जो काम करता है उसका असर सब्जेक्ट पे ही पड़ता है, लेकिन यहाँ कर्ता के द्वारा किया गया कार्य कर्ता पर नहीं पड़ता है। ध्यान देंगे, ठीक है। एम्पैथिक प्रोनाउन का प्रयोग सब्जेक्ट के ठीक बात करना उचित है, और एम्पैथिक प्रोनाउन का इस्तेमाल आप कहाँ करोगे दोस्तों, सब्जेक्ट के ठीक बाद। ध्यान देंगे। चलिए हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल क्या कह रहा है। He himself does his homework, वह खुद से अपना होमवर्क करता है। तो देखो हमने कहाँ लगाया, हमने सब्जेक्ट के बाद लगाया है ना, है सेम, बट इसमें क्या है कि आपका जो प्रभाव है वो नहीं दिखेगा, बस इसमें आपको दृढ़ता दिखेगी कि हाँ भाई वो दृढ़ता पूर्वक अपना काम कर रहा है। तो he himself does his homework, वो खुद से ही अपना काम करता है बिना किसी की मदद लिए। तो क्या इस वाक्य में आपको दृढ़ता दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है, लेकिन इसका असर उस पर नहीं आ रहा है। और साथ ही हमने कहाँ पे लगाया है, हमने जो एम्पैथिक प्रोनाउन लगाया, जो हिमसेल्फ लगाया है, सब्जेक्ट के ठीक बाद लगाया है, जैसा कि हमने अभी अभी रूल में पढ़ा है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। चलिए हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब अगला है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, यानी कि संकेतवाचक सर्वनाम। क्या है आपका, संकेतवाचक सर्वनाम। अच्छा देखते हैं क्या कह रहा है। ऐसे प्रोनाउन जिनका प्रयोग अन्य नाउन या प्रोनाउन को सूचित करने के लिए किया जाता है। किस लिए किया जाता है, ऐसे प्रोनाउन जिनका प्रयोग अन्य नाउन या प्रोनाउन को सूचित करने के लिए किया जाता है।
ये सूचित करने या दर्शाने के लिए किया जाता है, उन्हें डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि दिस, दैट, दोज, दीज, ये सारे क्या है, ये सारे के सारे आपके डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। जैसे कि दिस इज अ पेन, यह एक कलम है, तो हम किसके लिए प्रयोग कर रहे हैं, जिसका संकेत के लिए कि यह क्या है, यह एक पेन है, ठीक है। अच्छा, अब ये दिस का प्रयोग हम नियर के लिए करते हैं, मतलब कि अगर कोई चीज आपके पास में रखी है तो हम इसलिए इसका यहाँ पे हम दिस का यूज करते हैं, और अगर कोई चीज आपकी दूर रखी हुई है आपसे तब आप वहां पे दैट का प्रयोग करते हो। दोनों का मीनिंग सेम होता है, बस पास के लिए आप दिस का और दूर के लिए दैट का यूज करते हो, ठीक है। और ये सारे क्या है, ये सारे के सारे आपके डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, यानी कि संकेतवाचक सर्वनाम है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ओके, सो फिफ्थ है हमारा इनडेफिनिट प्रोनाउन, यानी कि अनिश्चित वाचक सर्वनाम। अब अनिश्चित वाचक सर्वनाम क्या है, ऐसे प्रोनाउन जो किसी नाउन या प्रोनाउन की अनिश्चित संख्या को दर्शाते हैं उन्हें इनडेफिनिट प्रोनाउन करते हैं। जो क्या दिखाते हैं दोस्तों, जो कि किसी नाउन या प्रोनाउन की अनिश्चित संख्या को दर्शाते हैं उन्हें हम कहते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउन। अब इसमें क्या है, ये देखिए इसमें क्या है, अनदर, ऑल, एनीवन, एनी, एनीथिंग, मोर, ईच, मोस्ट, इधर, निदर, समवन, नोबडी, समबडी, मच, समवन, अदर, लिटिल, ये सारे क्या है। अब लिटिल, मैं आपसे बोलूं लिटिल, लिटिल वाटर, अब कितना आएगा उसमें, आप कुछ बता सकते हो, नहीं बता सकते हो। समबडी, समबडी में भाई कितने लोग, ठीक है समबडी तो है लेकिन कितना, तो यही सारे हैं। बाकी ये ध्यान देंगे ये आपका सिंगुलर है, ये आपका सिंगुलर या फिर प्लूरल दोनों में है, और इधर आपके प्लूरल है, बोथ, मेनी, अदर और सेवरल, ये आपके प्लूरल है। ये आपके सिंगुलर और प्लूरल दोनों में इस्तेमाल हो सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो यही चीजें हैं जो कि आपको क्या दिखाती है, इनडेफिनेट प्रोनाउंस को दिखाती है, यानी कि अनिश्चित वाचक सर्वनाम को दिखाती है। एनीथिंग, अनदर, निदर, मच, लिटिल, अदर, कोई संख्या इनकी निश्चित नहीं है। अगर मैं अभी आपसे पूछ दूं कि कितना, मच में कितना आएगा, या फिर नथिंग में कितना, या फिर अदर में कितने लोग, अदर पर्सन में कितने पर्सन, भाई तो आप नहीं बता पाओगे। तो ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे आपके अनिश्चित वाचक सर्वनाम है। क्लियर, आगे चले। चलो, अब देखो ऑल, सम, मेनी, सेवरल, फ्यू, ईटीसी। अब जैसे एग्जांपल एक आप देख सकते हो कि सम, ऑल या मेनी, सम ऑफ देम आर थ्रस्टी, उनमें से कुछ लोग प्यासे हैं। थ्रस्टी मतलब होता है गाइस प्यासा, है ना। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, ओहो प्यासा, थर्स्टी मतलब होता है प्यासा। तो उनमें से कुछ लोग प्यासे, तो उनमें से कुछ लोग, भाई कुछ लोग कितने बता सकते हो, 2, 4, 10, 15, तो नहीं ये तो नहीं पता, बस पता है कुछ लोग प्यासे। तो यही जो कुछ है, यही जो सम है, यही आपका क्या है, यही है आपका आपका इनडेफिनिट प्रोनाउन, ठीक है। यही क्या है आपका इनडेफिनिट प्रोनाउन। ओहो, ठीक है। अच्छा, अब सिक्स्थ क्या है हमारा, सिक्स्थ है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन मतलब वितरणवाचक सर्वनाम। अब क्या कह रहा है, ऐसे प्रोनाउन जिनका प्रयोग नाउन या प्रोनाउन को बांटने के लिए होता है। किस लिए होता है, नाउन या प्रोनाउन को बांटने के लिए होता है। ये बताते हैं कि नाउन एक है या एक से अधिक, जो ये बताते हैं कि नाउन एक है या एक से अधिक, जैसे कि ईच, एवरी, इधर, निदर, नन, ईटीसी, ईच ऑफ, ये देखिए कौन कौन से हैं, ईच, एवरी, इधर, निदर या फिर नन। क्या किस लिए आते हैं गाइस, ये आते हैं आपके नाउन और प्रोनाउन को बांटने के लिए, ठीक है। अब देखिए एग्जांपल देख लेते हैं। ईच ऑफ यू इज इंटेलिजेंट, आप में से प्रत्येक व्यक्ति बुद्धिमान है, आप में से प्रत्येक बुद्धिमान है। तो ये क्या कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, वितरण कर रहे हैं नाउन प्रोनाउन को, ठीक है। तो ये है आपका। और गाइज मैंने आपके लिए जो भी पीपीटी बनवाई है सारे के सारे बाइलिंगुअल बनाए, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे बच्चे हैं जो कि काफ़ी टाइम से हिंदी छोड़े हुए, इंग्लिश छोड़े हुए हैं, तो इसलिए उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो पढ़ने में, इसलिए मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों ही करवाया है। अब इतनी मेहनत करने के बाद दोस्तों अगर बच्चे ना आए, थोड़े कम आए, या फिर फर्स्ट डे आए या फिर सेकेंड डे ना आए, तो फिर थोड़ा सा हर्ट तो होता है ना। तो इसलिए उम्मीद करती हूँ कि इस बार आप सब पूरे के पूरे आएंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब 7 क्या कह रहा है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, यानी कि परस्परता सूचक सर्वनाम। अब क्या कह रहा है परस्परता सूचक सर्वनाम,
क्या कहते हैं कि ऐसे सर्वनाम का प्रयोग तब होता है जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक ही काम यानी कि समान कार्य को करते हैं। क्या करते हैं? जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक ही कार्य को, एक ही काम को करते हैं, तब क्या होता है? ईच अदर, वन अनदर, ऐसे चीजें प्रयुक्त होती हैं। ईच अदर, वन अनदर, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं ईच अदर का प्रयोग दो नाउन या प्रोनाउन के लिए किया जाता है और वन अनदर का दो या दो से अलग मतलब ज्यादा के लिए। जब दो व्यक्ति रहेंगे तो आप ईच अदर का यूज करोगे और दो से ज्यादा रहेंगे तो आप वन अनदर का यूज करोगे, ठीक है। चलिए अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या कह रहा है? रमन एंड रोहन नो ईच अदर, मतलब जो रमन है और रोहन है वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं, ठीक है। यहाँ पे दो व्यक्ति थे इसलिए हमने ईच अदर का प्रयोग किया। अच्छा, अब क्या है? मुकेश रोहन, यहाँ से आपका एग्जाम्पल 2 है, ध्यान देंगे, सॉरी थोड़ा। ओके, मुकेश रोहन एंड सुरेश ऑलवेज हेल्प वन अनदर। जो मुकेश है, रोहन है और जो सुरेश है वो हमेशा एक दूसरे की मदद करते हैं। अब यहाँ पे हमने वन अनदर का यूज किया क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं दो से ज्यादा है, मुकेश भी है, रोहन भी है और सुरेश भी है, यानी कि 3 व्यक्ति है। तो दो व्यक्ति रहेंगे तो आप ईच अदर का यूज करोगे और वन अनदर का कब यूज करोगे? जब आप दो से ज्यादा रहेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, अब आपका आ जाता है रिलेटिव प्रोनाउन। अब रिलेटिव प्रोनाउन क्या है दोस्तों? संबंध सूचक सर्वनाम। संबंध सूचक सर्वनाम ऐसे प्रोनाउन जो वाक्य में प्रयुक्त नाउन या प्रोनाउन के संबंध पर प्रकाश डालते हैं। क्या दर्शाते हैं? नाउन या प्रोनाउन के संबंध पर, उनसे क्या रिलेशन है उस पर प्रकाश डालते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि हु, विच, whom, whose, what और फिर दैट, ठीक है। ये सारे के सारे आपके क्या हैं? ये सारे के सारे आपके रिलेटिव प्रोनाउन हैं जो कि किस पे प्रकाश डालते हैं? नाउन या प्रोनाउन के संबंध पर। जैसे कि द बॉय हु लिव्स इन माई नेबरहुड गॉट अ जॉब। वो लड़का जो कि मेरे पड़ोस में रहता है उसे जॉब मिल गई है। तो कहीं ना कहीं इसने नाउन, इसने क्या दिखाया? दो प्रोनाउन के बीच में रिलेशन दिखाई। वही लड़का, कौन सा लड़का, किस लड़के को जॉब मिली? वही उसी लड़के को मिली है जो कि मेरे पड़ोस में रहता है, उसे एक जॉब मिल गई है, ठीक है। तो ये हैं आपके रिलेटिव प्रोनाउन। कौन कौन से होते हैं? हु, विच, होम, ये सारे के सारे आपके होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। हो सकता है आपसे ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि इनमें से कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन है। आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, उसी में से एक दे दिया जाएगा ईच अदर, वन अनदर, और आपका दे दिया जाएगा हर सेल्फ, एक आपको दे दिया जाएगा हु। तो आप किस पे टिक करोगे? आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। चलो अब हम आ जाते हैं, हमारा अगला नेक्स्ट टाइप क्या है? हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। ऐसे प्रोनाउन जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं, जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कि हु, विच, व्हाट, whom और whose। कौन कौन से होते हैं? प्रश्न पूछने के लिए किए जाते हैं। इसमें ये संबंधवाचक भी हैं और साथ ही प्रश्नवाचक भी। हु, विच, व्हाट, whom और whose। हु इज ही, वह कौन है। तो आपने किस लिए उनसे क्या पूछा? क्वेश्चन पूछा कि भाई वह कौन है। तो इसलिए हु यहाँ पे क्या है? हु यहाँ पे आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए ध्यान देंगे, रिलेटिव प्रोनाउन में ये शब्द संबंध बताते हैं और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में ये आपसे प्रश्न पूछते हैं, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन में आपसे संबंध बताएंगे और इंट्रोगेटिव में आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। क्लियर? चलिए अब आ जाते हैं हमारा लास्ट, जो कि था, हमने पढ़ा है कि 10 ही होते हैं इसके टाइप। तो हमारा जो लास्ट टाइप है वो है एक्सक्लामेटरी, यानी कि विस्मयवाचक सर्वनाम। ऐसे प्रोनाउन जिनका प्रयोग आश्चर्य यानी कि सरप्राइज, दुखी, अपसेट, हर्ष, खुशी, संवेदना को प्रकट करने के लिए होता है, उन्हें हम एक्सक्लामेटरी प्रोनाउंस बोलते हैं। जैसे कि व्हाट, हाउ को इस श्रेणी में रखा जाता है। जैसे कि आप बोलो कितना अच्छा दिन है, ये नॉर्मल है, लेकिन अगर आप देखो कि बहुत एकदम गर्म का मौसम है, जून या मई का मौसम है, एकदम ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हूँ, तो आप बोलोगे तब जो आप बोलोगे कि व्हाट अ डे, क्या दिन है, तो आपका जो बोलने का तरीका है वो बदल जाएगा। कहीं ना कहीं आप सरप्राइज हो जाओगे कि भाई मई जून में इतनी ठंडी हवाएं कैसे चल रही हैं, इतना अच्छा मौसम कैसे हो गया। तो आप थोड़ा सा सरप्राइज हो जाओगे। तो जो आपके बोलने का तरीका होगा, कहीं ना कहीं आप आश्चर्यचकित हो जाओगे, उस तरह से बोलोगे, है ना। तो ये होता है आपका एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन। उसमें आपका क्या आता है? व्हाट और हाउ आता है। हाउ ब्यूटीफुल द पिक्चर इज। अगर आपने कोई पिक्चर देखी, आपको अच्छी लगी, थोड़ी
मतलब नॉर्मल लगी तो बोलिए कि हाँ पिक्चर अच्छी है, लेकिन अगर पिक्चर बहुत ज्यादा अच्छी लगी तो आपके वाह क्या पिक्चर थी, इस तरह का कुछ आपके अंदर से कुछ निकलेगा। तो ये होता है हाउ ब्यूटी, मतलब रहेंगे तो क्वेश्चन मार्क लेकिन दिखाएंगे आपको एक्सक्लामेटरी। और दूसरा क्या है, व्हाट अ नाइस सूट, ठीक है। अच्छा अब इसमें कुछ रूल्स हैं, आइए देख लेते हैं क्या रूल है। ईच अदर एंड वन अनदर, ईच अदर का प्रयोग दो व्यक्ति के लिए होता है, वन अनदर का दो से अधिक के लिए। ये हमने पढ़ा है बट फिर भी इन्होंने कुछ एग्जाम्पल बताया, तो आइए हम देख लेते हैं। द टू ब्रदर लव ईच अदर, दो जो भाई हैं वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। द फोर ब्रदर लव वन अनदर, जो चारों भाई हैं वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये हमने पढ़ा हुआ है, मैं उम्मीद करती हूँ, बट ये एग्जाम्पल दिख गया तो मैंने बता दिया। अब रूल नंबर 2, अच्छा हम रूल पढ़ रहे हैं ना इसलिए इन्होंने डाला हुआ है, ताकि इन्होंने हर एक रूल को हाईलाइट किया हुआ है जिससे कि आप एग्जाम में बिल्कुल ना गलती करो। तो देखिए हमारा रूल नंबर 2 क्या है, रूल नंबर 1 क्या था कि ईच अदर किसके लिए होता है, दो व्यक्तियों के लिए, और वन अनदर दो से ज्यादा के लिए। अब रूल नंबर 2 क्या है, ध्यान देते हैं, इधर निदर बोथ एंड एनीवन नन ऑल, इधर निदर बोथ एनीवन नन और ऑल। अब क्या कह रहा है, इधर निधर बोथ का प्रयोग दो व्यक्तियों के लिए होता है। ध्यान देंगे किसका किसका होता है, इधर निधर और बोथ का प्रयोग दो व्यक्तियों के लिए किया जाता है। दो से अधिक व्यक्तियों के लिए इधर के स्थान पर क्या आ जाएगा आपका एनीवन, निधर के स्थान पर नन तथा बोथ के स्थान पर ऑल। ध्यान देंगे दो के लिए, अरे यार क्या हो रहा है, दो के लिए और ये दो से ज्यादा के लिए। अच्छे से हम टेबल से समझ लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा देखिए, इधर की जगह पे क्या आ जाएगा आपका एनीवन, ठीक है, और निदर की जगह पे नन, और बोथ की जगह पे आ जाएगा आपका ऑल, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि जब भी दो व्यक्तियों की बात की जाएगी तब दो व्यक्तियों के लिए आप इधर का यूज करोगे, लेकिन जब दो से ज्यादा होंगे तो आप एनीवन का इस्तेमाल करोगे। उसी तरह से अगर दो व्यक्तियों के लिए आप निदर का यूज करते हो तो दो से ज्यादा के लिए किसका यूज करोगे, नन का। और अगर दो व्यक्तियों के लिए आप बोथ का यूज करते हो तो दो से ज्यादा के लिए बोथ की जगह पे आप ऑल का इस्तेमाल करोगे, ठीक है दोस्तों। जैसे कि आइए हम एग्जाम्पल से भी समझ लेते हैं। हमारा इधर ऑफ द टू रोड इज गुड, दोनों में से कोई एक जो रोड है वो अच्छी है। क्या कह रहा है, जो दोनों में से कोई एक रोड है वो अच्छी है। निदर ऑफ द टू बुक्स इज गुड, दोनों में से कोई भी बुक अच्छी नहीं है। तो यहाँ पे हम दो चीजों की बात कर रहे हैं इसलिए हमने इधर और निदर का यूज किया। जैसे कि एक और है, राम एंड श्याम विल गो बोथ विल कम टुगेदर, राम और श्याम जाएंगे और दोनों ही साथ में आएंगे, है ना। तो देख सकते हैं हमने तीनों एग्जाम्पल्स जब भी लिए हैं इधर निधर और बोथ के, तो सारे में ही हमने दो व्यक्तियों की बात की है। वहीं अगर दो से ज्यादा जब हो जाएंगे तो हम देखिए कैसे बोलेंगे, एनी वन ऑफ यू कैन कम, तुम में से कोई भी आ सकता है। तो अब तुम में से कोई भी पता नहीं कितने होंगे, दो से ज्यादा हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे एनी वन का यूज किया। ओके अब क्या कह रहा है कि नन ऑफ द फोर बुक्स इज न्यू, चारों में से कोई भी बुक नई नहीं है, सारी की सारी पुरानी है। तो अब दो से ज्यादा हुआ इसलिए हमने यहाँ पे नन का यूज किया। ओके अब क्या कह रहा है, ऑल ऑफ द 5 स्टूडेंट विल गो, जितने भी हैं पांचों के पांचों स्टूडेंट, सारे के सारे पांचों स्टूडेंट जाएंगे। अब देखिए 5 है यहाँ पे, दो से ज्यादा है इसलिए हमने ऑल का यूज किया, ठीक है। तो जब दो रहेंगे तो इधर निधर और बोथ का यूज होगा, और जब दो से ज्यादा रहेंगे तो किसका किसका होगा, एनीवन नन और ऑल का। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। ओके सो नाउ रूल नंबर 3, ईच एंड एवरीवन। ईच एंड एवरीवन में क्या कह रहा है, ईच रूल नंबर 3 क्या हो जा रहा है, कुछ कलर चेंज कर लेते हैं, चलिए ठीक है।
ओके, सो ईच और एवरीवन का रूल है। आइए देखते हैं क्या है। ईच का प्रयोग दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है, परंतु एवरीवन का प्रयोग दो से अधिक व्यक्तियों के लिए होता है। क्या कह रहा है कि ईच का प्रयोग दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है, लेकिन एवरीवन का प्रयोग दो से अधिक व्यक्तियों के लिए होता है। ध्यान देंगे, ईच का प्रयोग दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं, किसी के लिए भी कर सकते हो, व्यक्ति के लिए भी यानी कि पर्सन के लिए भी, वस्तु यानी कि थिंग के लिए भी, लेकिन एवरीवन का यूज आप थिंग के लिए यानी कि वस्तु के लिए नहीं करते हो, सिर्फ और सिर्फ आप व्यक्ति के लिए करते हो। ठीक है दोस्तों, ध्यान देंगे, ईच का व्यक्तियों, पर्सन और थिंग दोनों पे अलाउ है, लेकिन एवरीवन का सिर्फ और सिर्फ किसके लिए करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ पर्सन के लिए यानी कि व्यक्तियों के लिए करना है। ठीक है, ईच ऑफ द टू स्टूडेंट कम, दोनों के दोनों स्टूडेंट जो है वो आएंगे। एवरी वन ऑफ द 40 स्टूडेंट कम, सारे के सारे जो 40 बच्चे हैं वो सारे के सारे आएंगे। ठीक है, अब देखिए रूल नंबर 4 क्या कह रहा है, वन, वंस और वन सेल्फ। अब क्या है, ध्यान देंगे, ये रूल आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे आप स्टार मार्क कर दो। चलिए देखते हैं क्या है। प्रोनाउन वन के साथ वंस आता है या वन सेल्फ आता है, वन के साथ वंस आएगा या वन सेल्फ आएगा का प्रयोग होता है। प्रायः त्रुटिवश वन के स्थान पर ही, हिज, हिमसेल्फ का प्रयोग कर दिया जाता है। जब भी वन आता है ना दोस्तों, तो लोग क्या करते हैं, मतलब जो मैक्सिमम जो मिस्टेक लोग करते हैं वो क्या करते हैं, ही, हिज और हिमसेल्फ का यूज कर देते हैं, ही, हिज, हिम, हिमसेल्फ का यूज कर देते हैं। तो वन के साथ क्या आएगा, वंस और वन सेल्फ आएगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं हम एग्जाम्पल से, एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ आएगा। अच्छा, एग्जाम्पल्स नहीं है, नहीं है दोस्तों, दिख नहीं रहा। देखिए, वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, वन मस्ट डू वंस ड्यूटी। ठीक है, वन मस्ट ड्यू वन ड्यूटी, अपना ड्यूटी करनी चाहिए। तो यही लोग क्या करते हैं, वन मस्ट डू हिज ड्यूटी, यहीं पे वंस की जगह हिज का प्रयोग कर देते हैं, जो कि गलत है। ध्यान देंगे, वन के साथ हमें वंस या फिर वन सेल्फ का ही प्रयोग करना है। ठीक है, चलिए अब क्या है, रूल नंबर 5 क्या कह रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ईच, एवरीवन, निदर, इधर तथा इंडेफिनिट प्रोनाउन नो वन, नोबडी, एनीवन, एनीबडी, समवन, समबडी के लिए थर्ड पर्सन प्रोनाउन का मैस्कुलिन जेंडर ही, हिज, हिम प्रयुक्त होता है। फिर से देख लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या क्या होते हैं, ईच, एवरीवन, निदर, इधर तथा इनडेफिनिट प्रोनाउन यानी कि अनिश्चितवाचक सर्वनाम नो वन, नोबडी, एनीवन, एनीबडी, समवन, समबडी के लिए जो थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन का मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है आपका, ही, हिज, हिम होता है। ठीक है, एवरीवन मस्ट डू हिज ड्यूटी, सभी को अपनी ड्यूटी करनी चाहिए। तो ये क्या है, एवरीवन क्या है दोस्तों आपका, यहाँ पे एवरीवन आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, तो इसके जो थर्ड पर्सन हमने क्या लिया है, थर्ड पर्सन हिज लिया है। ठीक है, उसी तरह से देखिए ये दूसरा भी है, एवरीवन ऑफ देम शुड ओबे हिज मास्टर्स। अच्छा, ईच एवरी सिंगुलर प्रोनाउन, ईच एवरी जो सिंगुलर प्रोनाउन है या फिर जो पोजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है, ईच एवरी का सिंगुलर प्रोनाउन या फिर पोजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है। जैसे कि उपयुक्त रूल 5 उदाहरण, दो देम के साथ हिज का प्रयोग हुआ है। जैसे कि यहाँ देखिए, हिज के साथ किसका यूज हुआ है, देम का हुआ है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 20, सॉरी नॉट क्वेश्चन नंबर, इट्स रूल नंबर 6। जब एंड से जुड़े दो सिंगुलर नाउन से एक ही व्यक्ति का बोध हो तो उसके लिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। क्या कह रहे हैं, जब एंड से जुड़े दो सिंगुलर नाउन से एक ही व्यक्ति का बोध हो तो उसके लिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। एंड से जब दो सिंगुलर नाउन जुड़ेंगे से एक ही व्यक्ति का बोध हो, भले ही जुड़े हों लेकिन एक ही व्यक्ति का बोध हो, तो जो वर्ब लगेगी वो क्या लगेगी, सिंगुलर वर्ब लगेगी। ठीक है, द प्रोफेसर एंड फिलोसफर हैज एक्सप्रेस्ड हिज व्यूज, जो प्रोफेसर थे और जो फिलोसफर थे उन्होंने अपने व्यू को अपने एक सेकेंड दोस्तों, पता नहीं क्या हो रहा है बार बार। थैंक गॉड।
द प्रोफेसर एंड फिलोसफर हैज एक्सप्रेस्ड हिज व्यूज। जो प्रोफेसर थे और जो फिलोसफर थे उनने अपने व्यूज को एक्सप्रेस किया, दर्शाया कि क्या है, क्या वो सोचते हैं। तो अब देखिए जो प्रोफेसर हैं और जो फिलोसफर हैं वो एक ही व्यक्ति का बोध करा रहे हैं ना, क्योंकि आर्टिकल द केवल प्रोफेसर से पहले लगा हुआ है, यानी कि वो एक ही व्यक्ति का, अगर आर्टिकल द अगर दो व्यक्तियों का बोध कराते तो आर्टिकल द प्रोफेसर से भी पहले लगता और फिलोसफर से भी पहले लगता। पर चूंकि वो एक ही व्यक्ति का बोध करा रहे हैं इसलिए सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल द प्रोफेसर के पहले लगा हुआ है। यदि वाक्य इस प्रकार है तो द प्रोफेसर एंड द फिलोसफर तब दोनों के लिए करते हैं। तो चूंकि अब ये एक ही व्यक्ति का बोध करा रहे हैं इसलिए हमने जो वर्ब यूज की है, जो द का, तो जो हमने वर्ब यूज की है वो क्या की है, हैज का प्रयोग किया हुआ है। ठीक है, चलिए। सो गाइस रूल नंबर 7 हम कल की क्लास में देखेंगे, नहीं तो आपका क्लास ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। और अभी तो आपकी क्लास छोटी रहती है, 30-35 रहती है, तब तो आप इतने कमाते हो, और ज़्यादा मैं लेने लगूंगी तब तो आप एकदम ही गायब हो जाओगे। बट हम कल लेंगे ये क्लासेस, और क्योंकि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपके दिन का सिर्फ और सिर्फ 30 या 35 मिनट लूँगी, उससे ज़्यादा नहीं लूँगी। और मैं वैसे ही क्लासेस भी ला रही हूँ, उतनी छोटी छोटी, ज़्यादा बड़ी होती भी नहीं है। पता नहीं आप सब क्यों नहीं आते हो। अगर आप एग्ज़ाम डेट का वेट कर रहे हो तो फिर दोस्तों फिर आप गलती कर रहे हो। जो सिर्फ एग्ज़ाम डेट का वेट करते हैं और एग्ज़ाम से फिर कितना दिन का टाइम मिलता है गाइस, ज़्यादा से ज़्यादा 20 दिन या 1 महीना, उतने में आप क्या कर लोगे, इतना सिलेबस वास्ट है। तो मैं यही कहूँगी बस कि आप सब डेली आइए दोस्तों। साथ ही अगर आप हमारा इसका पीपीटी चाहते हो इस क्लास का या किसी भी क्लास का, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ऑल एग्जाम PYQ को ज्वाइन कर सकते हो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही अगर आप स्टेनो सीखना चाहते हो, स्टेनो आपको हर एक डिपार्टमेंट में आती है और उसकी फ़ी भी हमने बहुत कम रखी है। जितना आप ऑफलाइन में 1 महीने में देते हो बिल्कुल उतना आप में हम आपको पूरा का पूरा कोर्स ही दे रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप सीखना चाहते हो तो आप हमारा ऐप ऑल एग्जाम PYQ को इंस्टॉल कर सकते हो। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे सर की डेमो क्लासेस पढ़ी हैं, यूट्यूब पे भी पढ़ी हैं। अगर आप देखना चाहो तो यूट्यूब से भी देख सकते हो। और अभी जाके एनरोल कर लीजिए गाइज। आपकी कॉपी भी चेक होती है, बिल्कुल हम आपको ऑफलाइन की फीलिंग देंगे। आप घर बैठे स्टेनो सीख सकते हो बहुत ही आसान तरीके से, और सिर्फ सर 4 महीने में आपको कंप्लीट करा देंगे। जहाँ आपको ऑफलाइन में 1.5 साल 2 साल बताया जाता है, यहाँ 4 महीने में। बट फिर भी वैलिडिटी हम आपको 1 साल की दे रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो जल्दी जाइए और देखिए। अगर आपको क्लासेस अच्छी लगती है तो ज़रूर ज्वाइन कीजिए दोस्तों। चलिए मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।